हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में, जिसमें हम यूपीएससी के अंदर जो अभी एग्ज़ाम गई प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके अंदर जो सीसेट का पेपर था, प्रीलिम एग्ज़ाम का सीसेट का पेपर, उसके मैथ्स के जो सॉल्यूशन थे उसका वीडियो हम रख चुके हैं। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं। चार संख्या PQRS संबंध में दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहले समझिए दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न है उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमें S1 और S2 जो दो कथन दिए होंगे उसके रिलेशन में हमें बताना है कि भाई सपोज इसका प्रश्न क्या है एक्चुअली, तो कि चार संख्या PQRS में सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, चार संख्या P, Q, R और S है, उसमें सबसे बड़ा कौन है। उसका जवाब हमें S1 और S2 के रिलेटेड देना है कि पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम आंसर तक पहुंच पाएंगे क्या, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम आंसर तक पहुंच पाएंगे क्या, दोनों की मदद से हम पहुंच पाएंगे क्या, दोनों की मदद से भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमें बताना है। चलिए, तो सबसे पहले कहा गया है PQRS के संदर्भ में दो कथन। पहला कथन क्या है, हमें क्या जानना है, PQRS में सबसे बड़ा कौन है। पहला कथन ध्यान से पढ़िए, R P और Q से बड़ा है। R बड़ा है किससे, P और Q से, मतलब R P और Q दोनों से तो बड़ा है ही, S से बड़ा है या नहीं वो हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरा कथन क्या है, S सबसे बड़ा नहीं है। अब देखिए चार ही है PQRS, R इन दोनों से तो बड़ा है ही, सबसे बड़ा S नहीं है, तो S दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे होगा, पहले नंबर पे तो है ही नहीं। तो पहले नंबर पे आने के चांसेस किसके हैं, अब R के हैं, क्योंकि R इन दोनों से तो बड़ा है ही और पहले नंबर पर S भी नहीं है, तो पहले नंबर पर कौन होगा, R। तो इसका जवाब हम ढूंढ पाए कि PQRS में सबसे बड़ा कौन है, तो R है। तो उसके लिए हमने इन दोनों स्टेटमेंट का उपयोग किया। सिर्फ पहला होता तो भी हम जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ दूसरा होता तो भी हम जवाब नहीं दे पाते। तो ऑप्शन देखिए इसके, पहला ऑप्शन है केवल S1 से उत्तर मिला, दूसरा है केवल S2 से उत्तर मिला, तीसरा है दोनों की मदद से, और चौथा है दोनों की मदद से भी उत्तर नहीं मिला। तो हमारे केस में, ये केस में हम दोनों S1 और S2 दोनों की मदद से हम उत्तर तक पहुंच पाए, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी दोनों कथन S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कथन वाला, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यदि n क्या है, तो कि 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, 10 और 20 के बीच प्राकृतिक संख्या। अब 10 और 20 के बीच तो बहुत सारी संख्या है, आगे पढ़िए। n एक अभाज्य संख्या है। n कैसी संख्या है, अभाज्य। तो 10 और 20 के बीच तो बहुत सारी अभाज्य संख्या है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। n को 4 से, सपोज इसको मैं 4 से विभाजित करूं तो शेष 4 2 8, तो 3 शेष मिलेगा, तो ये नहीं चलेगा। 4 तेरी 12, एक शेष मिलेगा, चलो ये ठीक है। इसमें भी एक शेष मिलेगा, ये भी ठीक है। इसमें एक शेष नहीं मिलेगा, 3 शेष मिलेगा, तो फिर से ये नहीं है। तो भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 13 भी हो सकता है जवाब और 17 भी हो सकता है। इन दोनों का उपयोग किया, फिर भी इन दोनों स्टेटमेंट का उपयोग किया, फिर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, 13 और 17। तो मित्रों, इस क्वेश्चन क्या था कि n ऐसा ढूंढिए कि जो 10 और 20 के बीच हो, एकमात्र प्राकृतिक संख्या हो। तो मित्रों, ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए भी हम ये आंसर तक पहुंच पाए नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, तो कि लास्ट जो भी है S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा, ये ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट, फिर से वही S1 S2। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन और प्रश्न के लिए सही है। प्रश्न है वे दो संख्याएं कौन सी है, वे दो संख्याएं कौन सी है। अगर मेरे पास ये लिखा हो, सपोज आपको ऐसा बताया जाए कि दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल, जिसका मल्टीप्लिकेशन 21 हो, ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल 21 हो, तो आप सीधे ही बता देंगे 3 गुना 7 21। और कोई ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं है, सिर्फ ओनली यही ऑप्शन है, 3 गुना 7। 5 गुना 4 20 होगा, 8 गुना 3 24 होगा। 21 गुणनफल मतलब 21 मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए आपको 3 गुना 7 ही करना पड़ेगा, मतलब दो संख्या कौन सी होगी, 3 और 7। तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर इससे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, दो संख्या बताइए जिसका योग 10 है, दो संख्या बताइए जिसका योग 10 है। तो ऐसी तो बहुत सारी है, देखो 2 और 8 10, 1 और 9 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। तो ऐसी दो नहीं, बहुत सारी संख्या है। इसलिए अगर इसका आंसर देना है तो S1 की मदद से हम दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट की मदद से। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्शन का। चलिए क्या कहा गया है, एक व्यक्ति घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। समझिए, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है, उसके घर का मुख कौन सी साइड है, पूर्व साइड। समझिए, सपोज ये उसका घर का मुख है, कौन सी साइड है, पूर्व इस साइड है, ईस्ट। तो वो निकल कहां से रहा है, देखिए एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से निकल रहा है, तो मुख ये साइड है, तो वो व्यक्ति यहां से निकलेगा। चलिए यहां से निकल रहा है, ये साइड वेस्ट से मतलब पश्चिम से, घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, तो इसको चलाइए 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गए। बाद में क्या किया, फिर वह दाहिने मतलब राइट साइड, दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। मुझे दाहिने और बाइने में थोड़ी मतलब कंफ्यूजन रहती है, लेफ्ट राइट में नहीं रहती। चलिए, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि ठीक है, बस इतना ही चलना। यदि उसके घर का मुख पूर्व है, ठीक है, तो वो प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में, समझिए दोस्तों, उसका घर यहाँ है, वो ये साइड खड़ा है, ये मतलब इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर और ये वेस्ट मतलब पश्चिम। तो वो कौन सी दिशा में है, वो ये साइड मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में, मतलब ये जो दिशा है वो खड़ा है, वो उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर पश्चिम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन, सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, उसे ध्यान से देखना है, फिर उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन, उसके ऊपर से हमें बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चलिए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। सभी संख्याएं, हमारे पास सभी संख्याएं जो रहेंगी वो 2 से विभाज्य है, और सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य है। आपके मन में ऐसा आएगा, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है तो 2 4 6 8 ऐसी सारी संख्या होंगी। पर देखिए दोस्तों, उसने बोला है सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य हो, ऐसी ही लेनी है। 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए,
3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। इन शॉर्ट 6 से विभाज्य होगी। मतलब देखो मैं यहां लिखता हूं 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये सारी संख्याएं देखिए जो मैंने लिखी है वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी है। देख लीजिए, देखिए ये 2 से विभाज्य है, 3 से, 2 से विभाज्य, 3 से भी विभाज्य, 2 से 3 से, 2 से 3 से। तो ऐसी संख्याओं के बारे में बात चल रही है जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हमें निष्कर्ष दिया गया है कि वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, हमें चेक करना है। पहला निष्कर्ष है सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है। अगर हम इन दोनों के मदद से जो भी संख्या बना रहे हैं वो 6 से विभाज्य है, तो क्या गलत बोला? 6 से विभाज्य है सारी संख्या। ध्यान से देखिए, 6 से विभाज्य है मतलब पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष है सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब सभी संख्याएं तो 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए 6 4 से विभाज्य नहीं है, 12 है, 18 नहीं है, 24 है, 30 नहीं है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष फॉलो करता नहीं है। तो हमारे पास 2 निष्कर्ष थे। पहला सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, ये सही है, ये फॉलो कर रहा है। दूसरा 4 से विभाज्य है, वो फॉलो नहीं कर रहा है सभी केस में। यहां लिखा है सभी, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। इसके ऑप्शन के अंदर केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल न तो 1 न तो 2 सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। तो यहां हमारे केस में कौन सा? पहला ही सही था, पहला ही सही था, इसलिए केवल निष्कर्ष 1 ही सही है। अगर दोनों निष्कर्ष सही होते तो आंसर ये आता, दोनों निष्कर्ष सही है। अगर दोनों फॉलो नहीं कर रहे होते तो फिर आंसर ये आता। ठीक है, तो हमारे केस में आएगा केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट। अगेन ऐसा एक क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां कुत्ते, सभी बिल्लियां काली है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्लियां, उसका बी करता हूं, वो किसके अंदर है? कुत्ते के अंदर। कुत्ते को के करता हूं। सभी बिल्लियां काली है। सपोज ये कुत्ते का सर्कल है, तो काली का सर्कल देखिए, काली का सर्कल ये भी हो सकता है और काली का सर्कल इतना बड़ा भी हो सकता है वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी बिल्लियां है वो काली, जो काली का सर्कल है उसके अंदर आनी चाहिए। तो 2 आंसर है मेरे पास, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये बेसिक डायग्राम है, ये एडवांस डायग्राम है। चलिए, पहला सभी कुत्ते काले हैं, जो भी कुत्ते हैं वो काले के अंदर आने चाहिए। दूसरा, कुछ कुत्ते काले नहीं है। सपोज मैं इस ऊपर वाले जो काले सर्कल को निग्लेक्ट कर दूं तो मैं नीचे से देखूंगा तो सभी कुत्ते जो है वो काले के अंदर नहीं है। ध्यान से देखिए, ये भाग है वो काले में भी है, कुत्ते में भी है, पर ये भाग है वो कुत्ते में है पर काले में नहीं है। तो अगर मैं ये बेसिक डायग्राम लेता हूं तो पहला हो जाता है फॉल्स। दूसरा, कुछ कुत्ते काले नहीं है, तो सही बात है, कुछ काले हैं कुछ काले नहीं है, तो ये ट्रू हो जाता है। अगर मैं एडवांस डायग्राम लेता हूं, मतलब ये वाला बड़ा वाला, और देखता हूं सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी कुत्ते काले के अंदर है, हाँ है, क्योंकि काले वाला सर्कल मैंने अभी बढ़ा लिया है एडवांस में, तो ये सच हुआ। कुछ कुत्ते काले नहीं है, तो ये झूठ हुआ। मतलब अगर मैं पहला सही करने जाता हूं तो दूसरा गलत होता है, दूसरा सही करने जाता हूं तो पहला गलत होता है। और मित्रों एक और आपको टिप दे दूं, अगर कहीं पे निष्कर्ष के अंदर यहां कुत्ते काले, यहां भी कुत्ते और काले, और यहां ऑल और सम हो, यहां दोनों जगह पर सेम ही हो, कुत्ते काले ही हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि आंसर आइदर 1 और 2 ही आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा? आइदर और वाला ही आएगा। बैंकिंग में बहुत ज्यादा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं अभी। चलिए, ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, न तो 1 नहीं 2 और दोनों।
यहां पर दिया गया है, देखिए केवल एक, केवल दो, न तो एक न दो और दोनों। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया, अगर हम पहले को राइट करने जाएंगे तो दूसरा रॉन्ग हो रहा है, दूसरे को राइट करने चाहेंगे तो पहला रॉन्ग हो रहा है। इसलिए यहां पर आंसर आना चाहिए आइदर और, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम दोनों तो एक साथ फॉलो कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें यहां पर टिक करना पड़ेगा, न तो निष्कर्ष एक न निष्कर्ष दो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों निष्कर्ष सही नहीं हो सकते यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या पर विचार कीजिए। संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या है, उसके बाद विषम, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। मतलब ऑड संख्या और उसके बाद ऑड संख्या आनी चाहिए। 2 मिनट का समय दीजिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, इसमें लिखने में शायद थोड़ी गलती हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूं। 5 वाला जो है, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसमें से मैं आपको देख के बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस। चलिए वही है, विषम मतलब ऑड नंबर से। तो ऐसे कितने ऑड नंबर है जिसके पीछे भी ऑड नंबर है। ठीक है, कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए यहां पर 5 है, उसके बाद में क्या है, ऑड नंबर है 1, तो ये एक पेयर हुई। फिर यहां पर 7 और उसके बाद 3 है, तो ये ऑड नंबर हुए 2। 3 और उसके बाद 9 है, तो वो एक ऑड नंबर हुए। ऑड के बाद ऑड नंबर आना चाहिए। चलिए 5 के बाद यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ 7 के बाद 9 है, तो वो नहीं ले सकते। चलिए यहाँ 3 के बाद 1 है, चलिए 1 के बाद 5 है, चलिए यहाँ पर 3 के बाद 8 है, तो वो नहीं ले सकते। 5 के बाद 2 है, तो वो नहीं ले सकते। 3 के बाद 4 है, तो वो भी नहीं ले सकते। तो यहां पर हमने कितने ऐसे संख्याएं देखी कि जो खुद ऑड है, मतलब विषम है, और उसके बाद भी विषम है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों यहां पर हम 6 को टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं समझ में आया, विषम वाला था इसलिए। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है 1 3 5 7। तो ऐसी कितनी संख्याएं विषम है जिसके तुरंत बाद भी विषम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी यहां पर 6 संख्याएं हमें दिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है। एक लाइन है जहां ए है वो 16वां है, कौन सी ओर से, लेफ्ट साइड से, बाएं मतलब लेफ्ट। चलिए, और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो वी दाएं कौन से, दाएं, दाएं मतलब राइट, तो 18वां है वो भी राइट साइड से। जी ए की दाईं ओर 12वें स्थान पर है। समझिए जी कौन सी साइड है, ए की दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड, और कितना 11वां। समझ लो ये 16वां है, लेफ्ट से गिनो तो ये 16वां है, तो और 11वें स्थान पे, मतलब 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, 16। ठीक है, तो यहां पर
कौन है? जी, ए की दाईं ओर 11वीं, तो जी को ले लेते हैं। और क्या लिखा है? जी ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ओके, जी ए की दाईं ओर 11वें स्थान पर है। 16 और 11, तो जी है वो 27 हुआ लेफ्ट साइड से। थोड़ा लेफ्ट राइट में इसमें हिंदी में है इसलिए। चलिए, और क्या कहा गया है? और वो जी है ए की दाईं ओर 11वां है, मतलब ये 27वां हुआ लेफ्ट साइड से, और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। दाहिने मतलब राइट साइड, वी से राइट साइड है, तीसरे स्थान पर है, मतलब जी यहां पर है, ये साइड है। तो जी की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 27, और राइट से गिने तो ये 18वां है, मतलब 3, तो 16 और 15, तो जी है वो 15वां हुआ। कितना? राइट साइड से, समझिए। तो जी के ऊपर से हमें पूरा सम कैलकुलेट करना है। सम क्या है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो जी का लोकेशन देखिए, लेफ्ट से 27वां और राइट से 15वां, तो बस इसका दोनों का सम करके -1 कर दिए, जवाब मिल जाएगा। इसका सम होगा 42 - 1 = 41। जब भी पंक्ति में आपको लेफ्ट किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान मिल जाए तो सीधा दोनों का सम कीजिए, प्लस कीजिए और -1 कर दीजिए, तो आपका जवाब मिल जाएगा। मतलब यहां पर जवाब आएगा 41। चलिए नेक्स्ट, नीचे कथन दिए गए S1 S2 S3 और प्रश्न है ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है? ध्यान से पढ़िए, प्रश्न है सबसे छोटा कौन है। 3 कथन है, हमें देखना है कि किसका उपयोग करके हम जवाब तक पहुंच रहे हैं। पहला कथन है, क्या है? सी डी से छोटा पर ए और बी से बड़ा है। सी किससे छोटा है? डी से, और बड़ा किससे? ए और बी से। कितने लोग हैं? शायद ए बी सी डी है, तो सबसे छोटा कौन है वो पूछा है। देखिए ध्यान से, पहले कथन में ये कहा गया है सी डी से भले ही छोटा हो पर ए और बी से बड़ा है, मतलब यहां ए और बी दोनों इन दोनों से छोटे। अब ए और बी में सबसे छोटा कौन है वो यहां पर क्लियर हो पा रहा नहीं है, मतलब सिर्फ एक नंबर से हम जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, डी सबसे बड़ा है, अगर ये नहीं दिया होता तो भी हमें पता ही था भाई कि डी सबसे बड़ा है। तीसरा, ए बी से बड़ा है, हमें यही तो जानना था इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो यहां बता दिया ए बड़ा है कौन किससे? बी से। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? बी, यही तो हमें ढूंढना था। तो ये आंसर तक पहुंचने के लिए हमने किसका उपयोग किया? स्टेटमेंट 1 का और स्टेटमेंट 3 का। ये 2 का कोई उपयोग नहीं है, मतलब 1 और 3 की मदद से हम जवाब तक पहुंच पा सकते हैं। चलिए, तो इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बार। S1 अकेले नहीं, S1 और S3 वाला आएगा। देखिए लास्ट, S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट, अब 2 धातु के घन है P और Q को क्रमशः X और Y आयतन है और उसका द्रव्यमान है M और N। तो Q की प्रत्येक भुजा P की 2 गुनी है। इसकी भुजा P से 2 गुनी है, मतलब इसकी भुजा बड़ी है। कितने बड़ी है? तो 2 गुनी है, 2x है। इसकी x होगी तो उसकी 2x होगी। तो समझिए, इसकी भुजा 2 गुनी है तो उसका आयतन है, आयतन जो होता है वो L³ होता है। आयतन होता है L³ मतलब वॉल्यूम। तो इसका क्यूब करोगे तो ये 8 गुना हो जाएगा। इसका आयतन इससे 8 गुना हो जाएगा, मतलब इसका आयतन P का आयतन अगर हम x लेते हैं तो ये y है वो 8x हो जाएगा। 8x हो जाएगा क्योंकि आयतन का फॉर्मूला है L³, L × L × L, मतलब ये 8 गुना हो जाएगा। वो एक याद रखना है।
चलिए, और दोनों का द्रव्यमान तो दिया ही गया है, m और n द्रव्यमान है। तो u इज इक्वल टू, यहां पर लिखा गया है u इज इक्वल टू m अपॉन x और v इज इक्वल टू n अपॉन y। n अपॉन y, पर y के बदले में क्या लिख सकता हूं, 8x लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या पूछा है और दूसरी एक चीज यहां हमें पढ़नी है, Q की प्रत्येक भुजा P से 2 गुनी है और Q का द्रव्यमान, Q का जो द्रव्यमान है वो P से 2 गुना है। Q का द्रव्यमान P से 2 गुना है, Q का द्रव्यमान ज्यादा है, तो ये P का द्रव्यमान है, ये Q का द्रव्यमान है, ये ज्यादा है, कितने गुना, 2 गुना, तो N इज इक्वल टू 2m होगा। N इज इक्वल टू क्या होगा, 2m, क्योंकि ये बड़ा है। चलिए, तो N के बदले में क्या लिख सकता हूं, 2m लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो यहां पर m अपॉन x मतलब कि u इज इक्वल, और यहां पर हम देखते हैं m अपॉन 4x है, तो इसको अगर हम u ले लें, इसको अगर हम u ले लें तो m अपॉन x, तो ये भी u ही हुआ। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं u इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स जो कि दिया गया है, और v इज इक्वल टू 2m, m के बदले यहां आ जाएगा 2m और 8x, n अपॉन एक्स यहां पर हमें दिया गया है, और इसका हो जाएगा m अपॉन 4x, और हम जानते ही हैं कि m अपॉन एक्स मतलब तो u है, तो यहां लिख पाएंगे v इज इक्वल टू m अपॉन एक्स, ये तो क्या हो गया, u हो गया, तो u अपॉन 4, तो ये 4 को हम यहां जाने देंगे, तो u इज इक्वल टू 4v ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि अगर बाजू 2 गुनी हुई तो आयतन 8 गुना होगा, और जो द्रव्यमान है वो तो 2 गुना है, तो सिर्फ 2 गुना ही रहेगा। तो यहां पर u इज इक्वल टू 4v वाला जो आंसर है ये आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एक पुस्तक के पन्ने, ये मित्रों हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है ये क्वेश्चन, कि भाई हमने देखा था कि टोटल पेजेस 20 है, तो उसका सम इसका होगा 210। मैंने सिखाया था सिग्मा एन की यूज से n/2 n+1, इसकी मदद से हम ढूंढ सकते हैं 210 पन्ने, सब पन्ने का टोटल 210 होगा। फिर बीच में से एक पन्ना फाड़ लिया, तो मैंने बताया था कि अभी टोटल कितना हो रहा है 195, तो इसको माइनस करोगे तो 15 आएगा, तो इसमें से किसका सम 15 हो रहा है, तो इसका जवाब ये आया था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए, सॉरी इसके पहले का जो भी वीडियो था उसमें। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न के अंदर आपको सिर्फ रखना है, जो ब्लैंक है वो फिल करना है, और किसमें मीनिंगफुल पैटर्न हो रही है वो हमें चेक करना है। इसलिए मैंने इसको लाइन में आपके लिए लिख दिया है ताकि हम बराबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, पहले में ए, दूसरे में बी, सी और डी, तो मैं लिख ही देता हूँ ए, बी, सी और यहाँ पर डी। दूसरा ऑप्शन है ए, बी, डी, ई, ए, बी, डी, ई। तीसरा है ए, सी, सी, ई, ए, सी, सी और ई। चौथा है बी, सी, डी, ई, बी, सी, डी और ई। अब हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए ए बी, ए बी, ए बी, बी बी, सी बी, सी डी, सी डी, सी डी, ई डी, डी डी। यहाँ पर ई डी के बाद डी डी हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आगे ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, सी बी, डी डी, सी डी, तो यहाँ डी डी और सी डी ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ए बी, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, सी डी, सी डी, सी डी, ई डी, ई डी,
ध्यान से देखिए, पैटर्न में चल रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर ये रहेगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ए बी बी बी, यहाँ बी बी सी बी डी डी, ये दोनों मैच हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सिर्फ हमें ऐसे लिखना है तो भी हमको देख के पता चल जाएगा कि आंसर सही क्या है। चलिए नेक्स्ट, 2 कथन दिए गए हैं। फिर से वही, पहला कथन क्या है, सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है? प्रश्न है कि पुस्तक के अंदर 100 से ज्यादा रेखा चित्र हो सकते हैं। अब इसका आंसर हमें स्टेटमेंट 1 और 2 से देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में पेज है 51, किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक चित्र नहीं है। 2 से अधिक नहीं है मतलब 2 या 2 से कम है। 2 से अधिक नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से कम है। प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है, इसका मतलब हुआ मिनिमम एक तो है ही, किसी पृष्ठ पर एक तो है ही, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, मतलब 1 या 2 से ज्यादा तो यहां मना कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी पृष्ठ पर 2 चित्र हुए, समझ लीजिए किसी पृष्ठ पर, किसी पेज पर 2 चित्र हुए, तो ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी सही है। कम से कम एक, तो कम से कम एक ही तो हुआ, 1 से कम थोड़ी है, ये 1 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो अगर मैं सारे पेज में 2-2 चित्र लूं तो 51 × 2 मतलब 102 होगा। कितना होगा, 102। अगर मैं सब पेज पर एक एक चित्र लेता हूं, एक ही लेता हूं, तो 51 × 1 तो फिर 51 होगा, बराबर। तो इसमें 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है? हो भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, अब हम क्लियर तो है नहीं कि 100 से ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हम इसके अंदर क्या आंसर टिक करेंगे, दोनों कथन S1 S2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं है भाई, इसलिए ये नहीं आएगा। दूसरा, अकेला S1 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सॉरी, ये S1 और S2 एक साथ प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने बताया ऐसे कि भाई 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं आंसर तक अभी तक पहुंचे ही नहीं। तो S1 S2 दोनों है हमारे पास, फिर भी हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक परिवार की 2 पीढ़ियां है, 6 सदस्य, PQRST और U। इसमें से 3 पुरुष है और 3 महिला है। उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं वो विवाहित है, ठीक है, और 2 अविवाहित सहोदर है। सहोदर का मतलब नहीं पता। U P की पुत्री है और Q R की सास है। चलिए, U P की पुत्री है, P है उसकी पुत्री है, उसका नाम है U, और Q है वो R की सास है, मतलब R, ये सॉरी यहां पर क्या है, U P की पुत्री है, इसको राउंड कर देंगे, 3 मेल है और 3 फीमेल है। R की सास, तो R की सास, R अगर पुरुष है, R अगर पुरुष है तो उसकी शादी कोई स्त्री से होगी और उसकी माता उसकी सास बनेगी, ठीक है। R की सास का नाम क्या है, Q है, ये सास, इसकी शादी भी किसी पुरुष से हुई होगी, ठीक है। अगर R स्त्री है, अगर R स्त्री है तो उसकी शादी कोई पुरुष से हुई होगी और ये उसकी सास होगी, ठीक है। अल्टीमेटली Q तो स्त्री ही है, वो इसमें पता चल रहा है। आगे दोनों में से एक हो सकता है, T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। T मेल है, T है वो पुरुष है और S भी पुरुष है, पर वो विवाहित है कि नहीं वो पता नहीं है।
चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमारे पास चलिए, कितने लोग हैं टोटल? पी क्यू आर एस टी और यू, 6 लोग हैं। समझिए, ये यू है, पी है, क्यू, ये दो विवाहित कपल हमें यहां पर अगर बनाने हैं, यहां पर हमें 2 विवाहित कपल बनाने हैं, तो यू तो स्त्री है, वो हमें पता है। आर की सास जो क्यू है, अगर क्यू को मैं इसकी पत्नी बना दूं, क्यू को मैं इसकी पत्नी बना दूं, तो ये किसकी सास हो गई? आर की। और इसका कोई सॉरी, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो यहां पर इसकी कोई डॉटर होगी, उसके साथ शादी हुई होगी आर की, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आर हो गया, एस बाकी है। अब एस को हमें पुरुष बनाना है। दूसरी चीज यहां पर लिखा है एस एक पुरुष है, तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ये कंडीशन में आर के सामने वाला स्त्री है, यहां पर आर के सामने वाला पुरुष है, देखिए, तो ये कंडीशन हमें लेनी चाहिए। तो ये कंडीशन में क्या होगा? क्यू, उसका बेटा हम एस कर देंगे, उसकी शादी होगी आर के साथ, तो आर की सास ही हो गई। ठीक है, और उस टी भी आ गया। चलिए, और टी पुरुष है, वो कहा गया है, तो यहां पर पुरुष 3 पुरुष है और 3 स्त्री है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर एस टी, 3 पुरुष और 3 महिला, उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर है। यू पी की पुत्री है, पी की पुत्री है यू। ठीक है, और क्यू आर की सास है, तो क्यू आर की सास है। ठीक है, टी अविवाहित पुरुष है, टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। टी पुरुष है, एस पुरुष है और पी पुरुष है। चलिए, तो हमारे पास पुरुष कौन से हुए? मेल मेंबर्स, तो पी हुआ, टी हुआ और एस हुआ, और फीमेल मेंबर्स क्यू हुई, यू और आर। चलिए, तो क्वेश्चन है सबसे पहला, आर यू का पति है, सॉरी आर यू का पति है, तो आर देखिए वो यू का पति है नहीं है, तो पहला है वो रॉन्ग है। दूसरा, आर एस की पत्नी है, आर है वो एस की पत्नी है, हाँ है, तो दूसरा सही लग रहा है यहां पर। तीसरा भी देख लेते हैं, एस अविवाहित है, नहीं दोस्तों, एस यहां पर विवाहित है। चलिए, तो ये बी राइट आंसर रहेगा, आर है वो एस की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विशेष वर्ष मतलब लीप ईयर हो सकता है, वो मैं सिर्फ एक बार चेक कर लेता हूं, ये लीप वर्ष की बात कर रहे हैं या नहीं। विशेष वर्ष और लीप वर्ष दोनों सेम है या नहीं, सिर्फ वही चेक करना है। प्रश्न है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
इफ ईयर इज, ये अधिवर्ष है मतलब लीप ईयर है। ओके चलिए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें जानना है। 12 जुलाई है और उसके 12 जुलाई में दो ऑप्शन है कि संडे है या नहीं है, और 15 जुलाई में दो ऑप्शन है संडे है या नहीं है। समझिए, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 जनवरी, 12 जनवरी कौन सा है, संडे, ठीक है। तो 12 जनवरी हमें कहां तक जाना है, 12 जुलाई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कौन सी, 12। अगर यहां से यहां जाएंगे हम तो जनवरी का महीना है मतलब +3 होगा। फरवरी जब भी आएगी हम चेक करेंगे लीप है या नहीं। यहाँ पर लीप वाला ऑप्शन सब में दिया गया है, अधिवर्ष, तो हम अधिवर्ष वाला चेक करेंगे तो मतलब +1 आएगा। मार्च 31 दिन होते हैं मतलब +3, अप्रैल +2 आएगा, मई +3 आएगा, जून में +2 आएगा। जुलाई में तो हमें ढूंढना है, जुलाई खत्म नहीं हो रहा, तो +3, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 हुए। चलिए, तो 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचती है, मतलब जो यहाँ पर होगा दिन वो ही यहाँ पर होगा, मतलब 12 जुलाई को संडे ही होगा। अगर फरवरी में +1 मतलब फरवरी लीप ईयर है तो, और लीप ईयर है मतलब यहां पर देखिए 12 जुलाई को रविवार है, यदि वह एक अधिवर्ष है, ये मुझे नहीं पता था, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, ठीक है। हिंदी थोड़ा ट्राई कर रहा हूं मैं धीरे धीरे। चलिए, तो ये ऑप्शन है वो सही है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वो अधिवर्ष है इसलिए। चलिए, अगर 12 जुलाई को संडे है तो 15 को क्या हुआ, 13 14 15 मतलब सोम मंगल और बुधवार, तो 15 जुलाई को रविवार, 15 जुलाई को रविवार है, 15 जुलाई को तो रविवार है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। 12 जुलाई को रविवार दोनों में है, पर यहाँ अधिवर्ष है और यहाँ नहीं है ऐसा लिखा गया है, तो नहीं है वो भी नहीं आएगा क्योंकि है ऑलरेडी, तो ये थर्ड है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ध्यान से, क्या है, दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न अक्षर जिनका कोई अर्थ हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है पर बनाए जा सकते हैं, जबकि शब्द डी शुरू होता है और आई से समाप्त होता है। मतलब शब्द कोई भी हो, स्टार्टिंग डी होगा, शुरुआत का शब्द डी होगा, बीच में 3 कोई भी हो सकते हैं, लास्ट में आई होगा। दिल्ली मतलब DELHI, तो EL और H, इसकी मदद से हमें अलग अलग शब्द बनाने हैं, तो EHL ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है, शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या न हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है, ठीक है। अगर हम रिपीट ना करें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं EL और H, ये 3 को ही हमें रिप्लेस एक दूसरे के साथ करना है, तो EHL, HEL, HLE, LEH, LHE, ठीक है। चलिए, तो ये कितने ऑप्शन हुए हमारे पास, ओनली 6 ऑप्शन हुए। ऑप्शन में 6 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6। चलिए, सिर्फ इतना ही करना था, डी को वहीं के वहीं रखना है, आई को वहीं का वहीं रखना है, ये शब्द, ये जो अक्षर है उसको सिर्फ हमें चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में लुप्त ये क्या है, देखिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ACPQ, इसका कोड है
ESU कैसे बना, देखिए ए प्लस बी, मतलब ए के बाद तुरंत बी आता है तो मतलब +1, सी के तुरंत बाद डी आता है पर उसने ई लिखा है मतलब +2, यहाँ पर +3 होगा और यहाँ पर +4 होगा। क्यू के बाद देखिए क्यू, R S T और U +4 ही हुआ। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, MNGI को M के बाद क्या आता है, N आता है, N के बाद +2 कीजिए MNOP, तो मतलब यहाँ P आएगा। G में 3 कीजिए, G ABCDEFG HI और J, NPJ, और I के बदले क्या आएगा, IJKL और M, NPJM। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर देखिए NPJM, ये उसका सही आंसर हो गया है NPJM। चलिए खत्म। चलिए तो हम सारे क्वेश्चंस जो रीजनिंग के जो पूछे गए थे वो खत्म हो गए। होपफुली आपको पूरा जो वीडियो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस है हमने इसके अंदर, दोनों के अंदर कवर कर लिए हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।